हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में चर्चा कर लिया है। प्राकृतिक रेशों में भी जो आपके प्राणिज रेशे थे और जो आपके वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे थे। अब चाहे वो बीज से प्राप्त हो रहे हों या फिर तने से, चाहे वो पत्ती से प्राप्त हो रहे हों, हमने सभी के बारे में चर्चा कर ली है। कल हमने देखा था मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयॉन के बारे में। रेयॉन के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा किया था। रेयॉन की हिस्ट्री जानी थी, आपको बोला भी था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने उसको नोट किया होगा वो और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। क्लास आपको पसंद आई होगी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक रेशों के बारे में। रासायनिक रेशों के बारे में जिसे हम तापसुनम्य रेशा भी बोलते हैं, सिंथेटिक रेशा बोलते हैं, संश्लेषित रेशा बोलते हैं या फिर कृत्रिम रेशा बोलते हैं। अब इस कृत्रिम रेशे में सबसे पहले हम नायलॉन के बारे में चर्चा करेंगे। ये नायलॉन क्या होता है, कैसे बनता है, सबके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आपका नायलॉन होता है, ये क्या होता है? ये आपका कृत्रिम रेशा होता है और ये किससे बनाया जाता है? तो ये रसायनों से बनाया जाता है। नायलॉन को हम आपको पता है कि नायलॉन को हम जादुई रेशा बोलते हैं, मैजिक फाइबर बोलते हैं, इसे जीवन सुगम्य रेशा बोलते हैं। हम इसे कई नामों से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये आपका नायलॉन होता है, ये बहुत हल्का होता है। इसका रख-रखाव भी बहुत आसान होता है। ये जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं ना, इनको हमें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा अगर आप कपास मतलब अगर आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो आप अगर उसे एक बार धुल देते हैं, तो बिना प्रेस किए हुए आप उसको पहन नहीं सकते हैं। उसको प्रेस करना, मार लगाना मतलब उसपे बहुत सारा उसका रख-रखाव बहुत महँगा पड़ता है। महँगा का मतलब कि बहुत कठिन होता है उसका रख-रखाव करना। लेकिन ये जो आपका नायलॉन होता है ना, इसका रख-रखाव बहुत आसान होता है। इस पे हमें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब हम जो नायलॉन के वस्त्र लेते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। ये मतलब इतने हल्के होते हैं कि इसके हल्केपन का किसी से कोई जवाब नहीं होता है। और बिना इस्त्री के इसे वस्त्र हम पहन सकते हैं और ये नए भी लगते हैं। इनका रख-रखाव आसान होता है। हम इन्हें जादुई रेशा भी कहते हैं। आपने पहले ही सुना मैजिक फाइबर, सुगम जीवन रेशा, इसके हम विभिन्न नाम रखते हैं। इसे हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। तो जो ये ताप सुनम्य रेशा है, ये पॉलीमर रसायन से निर्मित होता है। कल जो हमने पढ़ा था, उसमें आपने देखा था रेयॉन में आपको क्या मिल रहा था? तो उसमें आपको 50% जो मिल रहा था वो था सेलुलोज और उसमें 50% ही आपको रसायन मिल रहा था। लेकिन ये जो है नायलॉन जो है ये किससे बनता है? तो ये पॉलीमर रसायन से बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ठीक? आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट हमने नोट किया है उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जादुई रेशा किसे कहते हैं? तो जादुई रेशे के नाम से हम किसे जानते हैं? तो नायलॉन को। नायलॉन को आप जादुई रेशे के नाम से जानते हैं, जिसे हम मैजिक फाइबर भी बोलते हैं। इसे हम सुगम जीवन रेशा भी कहते हैं। क्यों? आपने देखा इसका जो रख-रखाव है वो बहुत ही आसान है। बाकी जो कपड़े हैं आपके, बाकी जो वस्त्र बनते हैं आपके, उसका रख-रखाव इसके जितना आसान नहीं होता है। 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। इसे हम किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं? तो इसे हम 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। अभी कल ही हमने पढ़ा था रेयॉन के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रेयान को हम किस सदी का चमत्कार मानते हैं? कल मैंने आपको बोला भी था कि इसे नोट कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो 19वीं सदी का
सॉरी मैंने बता ही दिया। तो जो रेयॉन होता है उसे हम 19वीं सदी का चमत्कार कहते हैं और जो आपका नायलॉन होता है इसे हम 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। अब हम इसको इतना कह रहे हैं, इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मतलब इसे हम जादुई रेशा कह रहे हैं, इसे हम जीवन सुगम रेशा कह रहे हैं, तो इसको हम चमत्कार भी कह रहे हैं 20वीं सदी का, तो इसमें कुछ तो गुण होगा। उस गुण की वजह से हम इसको ये सारे नाम देते हैं। तो जो गुण है इसमें, इसकी मजबूती, इसका टिकाऊपन, इसका स्थायित्व, चमक, कार्यक्षमता, प्रतिस्पंदता का मुकाबला कोई अन्य आपका प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है। मतलब कि जितनी मजबूती इसमें होगी, जितना टिकाऊपन इसमें होगा, जितनी चमक इसमें होगी, जितनी प्रतिस्पंदता इसमें होगी, इसका मुकाबला कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है। ठीक? यह ताप का कैसा होता है? तो यह ताप का कुचालक होता है। ठीक? यहाँ से आपके जो भी 4-6 पॉइंट थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक? तो क्या था? जादुई रेशा किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। सुगम जीवन रेशा किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रख-रखाव होता है, वो बहुत ही आसान होता है। ठीक? इसीलिए हम इनको सुगम रेशा कहते हैं। ठीक? अगला किस सदी का चमत्कार है? तो 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। इसकी मजबूती, इसका टिकाऊपन, इसकी कार्य क्षमता, इसकी प्रतिस्पंदता बहुत होती है और ये ताप का क्या होता है? तो ये ताप का कुचालक होता है। ठीक? अगला पॉइंट क्या है? अब जैसे कल हमने रेयॉन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, आज वैसे हम नायलॉन की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हमने जो नायलॉन है, नायलॉन को जादुई रेशा, सुगम जीवन रेशा का नाम दिया है। क्या-क्या नाम दिया है? जादुई रेशा, सुगम जीवन रेशा। ये जो नायलॉन है, नायलॉन वैज्ञानिकों के प्रयास से जादुई चिराग से उत्पन्न रेशा माना जाता है। इसकी जो चमक है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो मजबूती है, जो इसकी कार्यक्षमता है, इसका मुकाबला आपको पता है कि कोई नहीं कर सकता है। अब इसके इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो कि हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि नायलॉन की खोज कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले नायलॉन की खोज जो हुई थी वो अमेरिका में हुई। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। इसकी खोज डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने की थी। कौन किए थे? तो नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने नायलॉन की खोज किया था और ये थे क्या? तो जो ये आपके कैरोथर सर थे, ये ई.आई. पोंट डी न्यूमिरस एंड कंपनी में एक रसायन शास्त्री थे। इनकी कंपनी का भी नाम नोट कीजिएगा कि जो कैरोथर सर थे, वो क्या थे? तो ई.आई. पोंट डी न्यूमिरस एंड कंपनी में एक रसायन शास्त्री थे। और इनका जो रुझान था, जो इनकी इच्छा थी, वो किस तरफ थी? वो इनका रुझान था पॉलीमराइज़ेशन को जानने का। इनको पॉलीमराइज़ेशन के बारे में जानने में बड़ा ही इंटरेस्ट था। किसको? कैरोथर्स सर को। ये बहुत रुचि लेते थे, किसमें? पॉलीमराइज़ेशन में। अब हम ये भी समझ लेते हैं ये पॉलीमराइज़ेशन क्या होता है? तो जो पॉलीमराइज़ेशन होता है, पॉलीमराइज़ेशन का अर्थ होता है कि अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना। अणुओं को क्या करना? अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना, अर्थात छोटे-छोटे अणुओं को मिलाकर एक बड़ा-सा अणु बनाना। जैसे जैसे कपास, सिल्क और रबर में होता है। क्या होता है? तो छोटे-छोटे अणुओं को मिलाकर एक बड़ा अणु बनाया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है पॉलीमराइज़ेशन। अब हुआ क्या? तो जो कैरोथर सर थे, कैरोथर के एक सहायक वैज्ञानिक ने क्या किया? रिसर्च के कई महीने बाद ये ज्ञात किया कि अगर पॉलीमर को
पिघलाया जाए तो वह स्पष्ट और भारी क्या होगा, एक राल बनेगा, उसके रूप में दिखाई देगा, जिसे एक लंबे रेशे के रूप में खींचा जा सकता है। अब इसे क्या करेंगे, जो राल होगा उसे क्या करेंगे, खींच कर लंबा रेशा बना सकते हैं। ठंडा होने पर इसे अपनी मौलिक लंबाई के अनुसार कई गुना तक हम खींच सकते हैं। आपने देखा कि हम रेशे को कैसे बड़ा कर रहे थे, तो उसे खींच कर मतलब कल हम उसे मशीन से निकाल रहे थे और जितनी इच्छा हो उतना जो है उसको हम बड़ा कर रहे थे। तो जो अब हम नायलॉन बनाएँगे उसे हम खींच कर अपनी इच्छा अनुसार उसको हम लंबाई दे सकते हैं। ये तो इनका विचार था, किसका, कैरोथर सर का और उनके सहायक का। अब 1935 फरवरी में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड को मिलाकर नायलॉन बना। बने रेशे को हमने 66 पॉलीमर नाम दिया। 66 आपको ऐसे 66 भी लिखा मिल सकता है या फिर कॉमा। तो आप ध्यान यहाँ पर क्या रखेंगे कि जो आपका 66 पॉलीमर है वो किससे बनता है, तो बनता किससे है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से। ये कब बनाया गया, तो ये फरवरी 1935 में बनाया गया। ठीक, पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 66 नायलॉन। अगला है आपका 1938 में इसका नाम बोलचाल की सुविधा के लिए नायलॉन रखा गया। पहले क्या था? पहले था 66 पॉलीमर। फिर इसको सुविधा के लिए, इसको बोलचाल की भाषा में हमने क्या नाम रख दिया? तो हमने रख दिया इसका नाम नायलॉन। कब? 1938 में। लेकिन ये बनाया कब गया? ये बनाया गया था 1935 में। पॉइंट को नोट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका 66 पॉलीमर बन रहा है वो किसके किसके मिलने से बन रहा है। तो पहला आपका है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस जब आप एडिपिक एसिड को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है आपका नायलॉन, मतलब 66 पॉलीमर। अब इसको हमने बोलचाल की भाषा के लिए, अब कैसे, आप 66 पॉलीमर बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना, तो मतलब हमने इसको बोलचाल की भाषा के लिए इसका नाम अपनी सुविधा के लिए, जैसे जैसे गांव में अगर कोई है उसका बहुत बड़ा नाम है, तो हम क्या घर पर बुलाने के लिए एक मतलब एक छोटा सा नाम रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बुलाने में आसानी हो। अब किसी का नाम बहुत बड़ा हो तो हम उसको उस नाम से कैसे बुलाएंगे, तो इसीलिए क्या किया गया, सुविधा के लिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। अब 1940 से नायलॉन के वस्त्र बिकने लगे। मार्केट में ये वस्त्र कब आया? तो ये मार्केट में जो बिकने लगा वस्त्र वो 1940 में बिकने लगा। क्या? आपका नायलॉन। किस नाम से? तो वो नायलॉन के नाम से। और ये नायलॉन नाम कब दिया गया? तो 1938 में दिया गया। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नायलॉन था ये मिलकर किससे बना था? मतलब जो आपका 66 पॉलीमर था वो किससे मिलकर बना था? वैसे मुझे लगता है आपसे सिर्फ ऐसे ही 66 पॉलीमर करके आएगा, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जाए कहने का सेंस आपका यही निकलेगा, ठीक? तो ये था आपका इतिहास। हमने इतिहास में क्या देखा? हमने इतिहास में सबसे पहले ये देखा कि इसकी खोज कहाँ पर हुई? तो वो हुई अमेरिका में। किसने? एच कैरोथरसन ने किया था। ये काम कहाँ करते थे? क्या थे? तो ये एक रसायन शास्त्री थे। कहाँ पर? ई.आई. पोंट डी न्यूमरस एंड कंपनी में। इनका रुझान किस तरफ था? इनकी जो रुचि थी वो किसमें थी? तो इनकी रुचि थी पॉलीमराइज़ेशन में। पॉलीमराइज़ेशन में इनकी रुचि थी। इन्होंने मतलब ये सबसे पहले जो आपका 66 नायलॉन पॉलीमर बना वो कब बना? तो वो 1935 में बना। किसको मिलाकर? तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस आपका एडिपिक एसिड को मिलाकर 66 पॉलीमर को बनाया गया। अब इसको हमने
66 पॉलीमर को अपनी सुविधा के लिए हमने इसका क्या नाम रखा? तो वो हमने रखा नायलॉन। कब रखा? तो 1938 में। और ये नायलॉन मार्केट में बिकने के लिए कब आया? तो ये आया 1940 में। ठीक, ये इसका हमें यही इतना इतिहास पढ़ना था। हमें आपने देखा था रेयॉन का हमने काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ा था, लेकिन हमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो हमारे लिए बस यही इतना इम्पोर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। आप मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर रहे होंगे। अब ये तो हमने इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करते हैं इसकी जो प्रक्रिया है, जो हम नायलॉन बनाते हैं, नायलॉन बनाने की कुछ प्रक्रिया भी तो होती होगी। जैसे हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था, हमने रेयॉन को बनाया था, उसी तरह से हमें अब ये नायलॉन को भी बनाना है। तो हम करते क्या हैं? सबसे पहले हेक्सा आपने पहले ही देखा क्या, हेक्सामेथिलीन, डाईएमीन और एडिपिक एसिड को हम मिक्स करते हैं। फिर ये क्या बनता है? फिर ये आपका बनता है नायलॉन सॉल्ट बनता है। अब इस नायलॉन सॉल्ट को हम ऑटोक्लेव मोड पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर ये आपका लीनियर सुपर पॉलीमर बहुलक बनता है। अब जब ये लीनियर सुपर पॉलीमर बहुलक बन जाता है, तो इसको हम कास्टिंग व्हील से गुजारते हैं। जब आप इसे कास्टिंग व्हील से गुजारेंगे, तो आपको मिलेगा एक नायलॉन रिबन मिलेगा। अब इस नायलॉन रिबन को आप ठंडे पानी में डालेंगे। जब आप इसे ठंडे पानी में डालेंगे, तो ये रिबन क्या होगा? जम जाएगा। जैसे जैसे आपने माना कोई प्लास्टिक को गर्म किया है, पिघलाया है, अगर आपने उस प्लास्टिक को पानी में डाल दिया तो वो क्या होगा? तो वो जम जाएगा। जैसे जैसे मोम है, अगर मोम को आपने गर्म किया तो क्या होगा? वो पिघल जाएगा। जब वो पिघल जाए तो आप उसको पानी में डाल दीजिए। जब आप उसको पानी में डाल देंगे, तो वो बन जाएगा आपका एक परत बन जाएगा, वो जम जाएगा। अब जो जमा हुआ रिबन होता है, उसे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और वो क्या कहलाता है? वो आपका नायलॉन फ्लेक्स कहलाता है। अब ये जो आपने रिबन को काटा है, जमे हुए रिबन को, उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए हैं, जिसे हम फ्लेक्स बोल रहे हैं। अब इस फ्लेक्स को आप घोल बना लेंगे, एक गाढ़ा घोल बनाएँगे वापस से पिघला कर। अब जब इसका गाढ़ा घोल बन जाएगा, तो हम इसको स्पिनरेट से गुजारेंगे। अब जब हम इसको स्पिनरेट से गुजारेंगे, तो ये आपको मिलेगा नायलॉन का धागा। अब ये जो नायलॉन का धागा मिलेगा, अब हम इसको मशीन से लगाकर, जिसमें रील लगी होती है, उसमें लगाकर 7 से 8 गुना लंबा करते हैं, इसको खींचते हैं। तो क्या होगा? तब ये आपको पतला, बारीक, लचीला धागा प्राप्त होता है। इतना प्रोसेस हम करते हैं। क्या-क्या? एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेक्सामेथिलीन, डाईएमीन और एडिपिक एसिड को मिक्स करते हैं। ये क्या बनता है? ये आपका बनता है नायलॉन सॉल्ट बनता है। अब इस नायलॉन सॉल्ट को हम ऑटोक्लेव मोड पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये लीनियर सुपर पॉलीमर बहुलक बनता है। अब इस बहुलक को हम कास्टिंग व्हील से गुजारते हैं। जब हम इनको कास्टिंग व्हील से गुजारेंगे, तो ये नायलॉन रिबन बन जाते हैं। जो आपका नायलॉन रिबन बनता है, उसे हम ठंडे पानी में डाल देते हैं। जब इसे आप ठंडे पानी में डालेंगे, तो ये बन जाएगा, जो आपका रिबन है वो जम जाएगा। जब ये जम जाएगा, तो इसको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जो इसका कटा हुआ छोटा-छोटा टुकड़ा होता है, उसी को हम नायलॉन फ्लेक्स बोलते हैं। अब इस फ्लेक्स को आप गाढ़ा घोल बनाएँगे, कैसे? तो पिघलाकर। हम पिघलाकर इसको गाढ़ा घोल बना लेते हैं। इस गाढ़े घोल को आप स्पिनरेट से गुजार देंगे। गुजारने पर आपको वहाँ से नायलॉन का धागा मिल जाता है। अब इसे आप मशीन से लगी रील में लगाते हैं और वहाँ से 7 से 8 गुना लंबा इसको खींच कर आप धागा बनाते हैं। फिर जो आपको धागा मिलता है, वो बहुत ही सूक्ष्म, बारीक, लचीला धागा मिलता है।
तो ये तो होती है इसकी प्रोसेस क्या करने की, नायलॉन तैयार करने की। अब आगे हम देख लेते हैं इसको बनाने के कुछ चरण होते हैं, जैसे कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है। ये तो हमने देख लिया, एक बोलचाल की भाषा में समझ लिया कि हम क्या-क्या मिक्स करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब लेकिन इसके कुछ चरण हैं जिसे हमें ध्यान रखने हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सबसे पहले हम पॉलीमराइज़ेशन की प्रक्रिया करते हैं। पॉलीमराइज़ेशन, इसमें आप मिलाते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमराइज़ेशन का अर्थ क्या होता है। वो आपने पहले ही देख लिया कि छोटे-छोटे अणुओं को मिलाकर एक बड़ा-सा अणु बनाना ही आपका पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस कहलाता है। अब जब आप पॉलीमराइज़ेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप किस-किस को मिलाएँगे? तो ऐसे में आपको हेक्सामेथिलीन, डाइएमीन और एडिपिक एसिड को मिलाना होता है, ठीक? जब आप पॉलीमराइज़ेशन कर लेंगे, तो आप फॉर्मेशन ऑफ चिप्स बनाएँगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ चिप्स करेंगे। मतलब कि जो आपका ये मिलाने के बाद जो आपका शीट तैयार होगा, उसके छोटे-छोटे टुकड़ों को काटेंगे। आपने पहले ही प्रोसेस देख लिया है, बस अब इस टर्म को देखते जाइए। फिर उसके बाद जब हमने टुकड़ों में उसको काट लिया, फिर हम स्पिनिंग ऑफ फाइबर, मतलब टुकड़ों को पिघलाकर घोल को स्पिनरेट से गुजारना। अभी अभी आपने देखा कि जो आपने टुकड़ों को काटा था, उसको आपने घोल गाढ़ा बनाया, घोल गाढ़ा बनाकर आपने स्पिनरेट से गुजार दिया। फिर फिर फाइबर फ्रॉम स्पिनरेट, मतलब आपको स्पिनरेट से रेशे मिल जाते हैं। देन आप उसको ड्राइंग आउट ऑफ द फाइबर, आप धागे को खींचते हैं। आपने देखा कि आप धागों को खींच रहे हैं। जब आप धागों को खींच लेते हैं, उसके बाद आप करते हैं डीलस्टरिंग ऑफ रेयॉन। मतलब डीलस्टरिंग प्रोसेस क्या होता है? तो डीलस्टरिंग प्रोसेस होता है चमक को कम करना। चाहे आपने देखा था रेयॉन में, चाहे आप देख रहे हो नायलॉन में। तो हम क्या करते हैं? तो हम इसमें चमक को कम करते हैं। अब चमक को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा, ठीक? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लुब्रिकेशन एंड क्रिम्पिंग करते हैं, मतलब जो हमें रेशे मिलते हैं, लुब्रिकेशन मतलब उसको चिकना बनाते हैं और हम उसको घुरराला बनाते हैं, ठीक? तो ये था आपका पूरा प्रोसेस जो आप नायलॉन का निर्माण करते हैं, ठीक? तो दोनों ध्यान रखिएगा, इससे जो आपके यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक? ये तो हमने देख लिया इसके प्रोसेस को, जो इसके चरण थे। पॉइंट एक और नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि जो नायलॉन की बारीकी है, नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन किसमें किया जाता है? तो डेनियर में किया जाता है। ये डेनियर कैसे होता है? 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये कितने होते हैं? तो 12 से लेकर आपके 70 तक होते हैं। सबसे छोटा क्या होता है? तो सबसे जो पतला सबसे महीन धागा होगा वो 12 नंबर का होगा, जो सबसे मोटा होगा वो 70 नंबर का होगा, ठीक? तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे महीन और सबसे मोटा। अब ये तो हमने चर्चा कर लिया किसके बारे में, जो हमारे नायलॉन बनाने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ नायलॉन। जो टाइप ऑफ नायलॉन, मतलब नायलॉन कितने प्रकार का होता है? नायलॉन के एक रेशे या धागे का जो व्यास होता है, उससे बने तरल घोल के आप प्रवाह से जो आपका स्पिनरेट होता है, स्पिनरेट के छिद्रों से और इस धागे को आप जितना लंबा चाहें उतना खींचकर, ये आपकी जो खींचने की प्रक्रिया है ना, उस पर ये धागे निर्भर करते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोफिलामेंट के बारे में। मोनोफिलामेंट का मतलब क्या होता है? तो मोनो का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एक,
मोनोफिलामेंट मतलब एक धागा, इसमें केवल एक धागा होता है, इसमें बटाई नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है, तो जो आपका मोनोफिलामेंट होता है, मोनोफिलामेंट एक ही धागा होता है और ये कैसे होता है, यह मजबूत बहुरेशीय धागा होता है। मतलब ये मजबूत होता है, बहुरेशीय मतलब ये एक रेशीय धागा होता है। यहाँ पर बहुरेशीय कहाँ से आ गया? तो ये जो होता है एक रेशीय धागा, इसमें एक ही धागा होता है। तो जो आपका मोनोफिलामेंट है, मोनो का मतलब ही है एक धागा, ठीक? तो जो एक धागा होता है ये चिकना होता है, मजबूत होता है, ये बहुत महीन होता है। कौन-सा? तो जो ये आपका मोनोफिलामेंट होता है और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसमें बटाई नहीं होती है। जो आपका इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो हौजरी के वस्त्र अधिक बनाए जाते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, तो इसमें आपको मल्टी फिलामेंट दूसरा जो है आपको वो देखना है। पहला हमने देखा मोनोफिलामेंट, दूसरा हमने देखा मल्टी फिलामेंट। मल्टी का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक धागे से बना होता है तो उसे हम मल्टी फिलामेंट कहते हैं। मल्टी फिलामेंट ये जो है आपका कई छोटे-छोटे रेशे से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें एक या एक से अधिक जो है मतलब 2 या फिर 2 से अधिक धागे होते हैं। ये मजबूत, लचीले, कोमल होते हैं, इनकी बटाई हुई होती है। कैसा रेशा होता है? तो ये आपका बटा हुआ रेशा होता है। इससे जो वस्त्र बनते हैं वो ब्लाउज होते हैं, स्नान परिधान होते हैं, मतलब कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। किससे? तो जो आपका बहुरेशीय धागा होता है। क्योंकि ये धागे क्या होते हैं? ये जो इससे वस्त्र बनते हैं वो आकर्षक होते हैं, कोमल होते हैं और चमकदार भी होते हैं। तो ये रही हमारे बहुरेशीय धागे की बात। स्पन यान क्या होता है? तो स्पन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा छोटा। तो ये नायलॉन के छोटे-छोटे लहरदार तथा विभिन्न माप के रेशे होते हैं, जिसकी जो लंबाई होती है वो क्या आधी इंच से लेकर 5 इंच तक होती है। किसकी? जो आपके स्पन होते हैं। और जो ये इसकी सतह होती है वो फुज्जीदार होती है, कोमल होती है, लहरदार सतह वाली होती है। इससे बनाते क्या हैं? तो इससे हम मोजे, बनियान आदि बनाते हैं। क्या-क्या बनाते हैं? मोजे बनाते हैं, बनियान बनाते हैं और अन्य चीज़ें भी बनाते हैं। किससे? जो ये आपका स्पन यान होता है। स्पन यान ये छोटे-छोटे रेशे से खींचकर, बटाई करके, कताई करके इनको ठीक प्रकार से तैयार करते हैं हम। उसके बाद इसका हम वस्त्र बनाते हैं। आपको पता ही ये बहुत टिकाऊ होते हैं और कोमल होते हैं, हल्के होते हैं। हम इनका मोजा और बनियान बनाने में मतलब ये जो विशेष प्रकार के वस्त्र बनते हैं जैसे मोजा और बनियान, तो इनमें हम इनका प्रयोग करते हैं, स्पन यान का। अब अगला है आपका टेक्सचर्ड यान। टेक्सचर्ड यान क्या है? तो टेक्सचर्ड यान ऐसा होता है जिसमें नायलॉन के कुछ धागे ऐसे होते हैं जिसमें उसकी सतह पर छोटे-छोटे क्या करते हैं, हम छोटे-छोटे रोएं लूप उठाते हैं। इससे बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। ये जो वस्त्र की मोटी ज़्यादा परंतु भार कम होता है। जो वस्त्र होते हैं वो मोटे तो होते हैं, लेकिन इनका भार क्या होगा, वो कम होगा और विशेषता भी हमने देखी क्या, कि इसके हल्केपन के लिए हम ये बहुत अच्छा होता है, बहुत हल्कापन होता है। हमने देखा कि इसके हल्केपन, इसके टिकाऊ, इसके मजबूतीपन का जवाब कोई और रेशा टक्कर नहीं दे सकता है। जो हमारा नायलॉन है, इसकी जो मजबूती है, जो इसकी मजबूती के साथ कह सकते हैं हम कि जो इसका टिकाऊपन है, जो इसकी कोमलता है, जो इसकी चमक है, इसका मुकाबला कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है। इससे हम बनाते क्या हैं? तो इससे हम शॉल बनाएँगे, कंबल बनाएँगे, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अब आता है स्टिच ऑन। स्टिच यार्न क्या होता है? तो नायलॉन के धागे को खींचकर बढ़ाकर घुघराले बनाते हैं। जब हमने अभी-अभी देखा था, प्रोसेस देखा था, चरण देखा था, तो हमने लास्ट में देखा था क्या
कि क्रिम्पिंग करना, ठीक? तो जो नायलॉन के धागे होते हैं इनको हम घुघराले बनाते हैं और दोनों ओर से इनको पकड़ कर खींच कर इनको हम जितना लंबा चाहें उतना लंबा करते हैं, मतलब बहुत लंबा करते हैं। छोड़ देने पर ये क्या होते हैं? छोड़ देने पर ये आपस में आकर घुघराले हो जाते हैं। यही धागे आपके जो होते हैं वो स्ट्रेच यार्न कहलाते हैं। अब ये धागे प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? तो ये आपके हौजरी के वस्त्र बनाने में प्रयोग होते हैं। इनसे बने वस्त्र होते हैं ना, इनका जो इन वस्त्रों का गुण होता है वो ये होता है कि पहनने के लिए वे फैला देने से चौड़े हो जाते हैं और उतार देने पर वो क्या होते हैं? वो अपने फिर से पूर्व आकार में आ जाते हैं। मतलब ये आपकी बॉडी पर फिट बैठ जाते हैं। जैसे-जैसे आपने इसे जब खींचा तो ये बड़ा हो गया, जब आपने इसे छोड़ा तो ये वापस घुघराला हो गया। तो जब आप इसे पहनते हैं तो ये फैलता है, लेकिन जब आप इसे निकाल कर रख देते हैं तो ये वापस वैसे ही छोटा हो जाता है और ये आपके पूरे बॉडी में फिट बैठ जाता है, ठीक? तो ये होते हैं हमारे नायलॉन के रेशे के प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? हमने देखा मोनो, मल्टी, स्पन, टेक्सचर्ड, स्ट्रेच। ये 5 प्रकार के हमने यार्न को देख लिया। अब ये तो रही आपके यार्न की बात। अब जो रेशे से वस्त्र बनते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है? जो आपके रेशे से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं 100% नायलॉन के वस्त्र। मतलब आपको अगर 100% सिर्फ़ और सिर्फ़ नायलॉन के वस्त्र बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले नायलॉन के बने वस्त्र होते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नायलॉन से बने वस्त्र होते हैं। यह वस्त्र मजबूत होते हैं, भार में हल्के होते हैं। आपको पता है कि जो नायलॉन है हमारा, वो अपने हल्केपन के लिए भी जाना जा रहा है, बहुत हल्का होता है, ठीक? कम फटने वाले होते हैं, आकृति में ना बिगड़ने वाले होते हैं और टिकाऊ होते हैं। आकृति में ना बिगड़ने वाले का मतलब आपने देखा कि आप इसे खींच लेते हैं, फिर आप पहन लेते हैं। तो जब निकाल कर रख देते हैं, तो ये क्या होते हैं? फिर से वैसे ही हो जाते हैं। इनकी देखभाल जो होती है वो सरलता पूर्वक की जाती है। इनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं, वो जैसे मोजे हो गए, ब्लाउज हो गए, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक? तो ये इनकी विशेषता होती है। अब अगला अगला क्या है आपका? मिश्रण द्वारा संयोजन करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मिश्रण द्वारा संयोजन करके बनाया जाता है। मिश्रण द्वारा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 प्रकार के संश्लेषित रेशों को मिलाकर इस तरह के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। मतलब इसमें नायलॉन होता है, एक तो आपका नायलॉन का रेशा होगा, दूसरा आप इसमें कोई अन्य रेशा मिला लेंगे। जैसे जैसे आपने आर्लॉन को मिला लिया, डेक्रोन को मिला लिया। अब इनको जब आप मिश्रित करके वस्त्र बनाएँगे, तो ये आपका मिश्रण वाला वस्त्र होता है। अब मिश्रण में कई प्रकार के छोटे रेशों को एक साथ मिलाकर इनका धागा बनाते हैं। फिर इन धागों से क्या करेंगे? फिर इन धागों से हम वस्त्र बनाएँगे। नायलॉन तथा ऊन के मिश्रण के वस्त्र केवल ऊन के वस्त्रों की अपेक्षा अधिक मजबूत और हल्के होते हैं। अगर अगर मिश्रण से पर्याप्त मात्रा में नायलॉन मिश्रित कर दिया जाए, तो धोने के बाद मतलब ये सिकुड़न या फिर वस्त्र की जो आकृति होती है वो बिगड़ने की आशंका हो जाती है, ठीक? तो ये जो मिश्रण वाले होते हैं मतलब ध्यान ये रखना है कि इसमें आप एक नायलॉन मिलाएँगे, नायलॉन का रेशा होगा और दूसरा आप कोई और रेशा मिलाएँगे। अगला है आपका संयोजित अथवा सम्मिलित वस्त्र। संयोजित अथवा सम्मिलित वस्त्र क्या होता है? तो इस अ, इ तो आपका इसमें एक धागा नायलॉन का तथा दूसरा धागा अन्य रेशे से बनाया जाता है। इसके बाद दोनों धागों को आपस में मिलाकर बट देते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले हम इस धागे में नायलॉन को बनाया जाता है, दूसरा धागा आपका कोई भी हो सकता है। फिर ये जो दोनों धागे होंगे ना, इन दोनों धागों को आपस में आप बट देते हैं। बट देने का मतलब क्या है? कि इनको आपस में आप ऐंठ कर एक धागा बना देते हैं। फिर आप इनसे जो वस्त्र बनाते हैं, वो वस्त्र आपके क्या होते हैं? सम्मिलित वाले या संयोजित वस्त्र
होते हैं। जैसे जैसे आपने एक नायलॉन का धागा लिया, एक आपने रेयॉन का धागा लिया, फिर आपने इन दोनों को आपस में बँट दिया। बँटने के बाद जो वस्त्र बना वो आपका संयोजित वस्त्र हो जाता है। ये इसी का ही रूप होता है। ठीक? अगला है आपका प्रबलम के रूप में, प्रबलन के रूप में होगा, ये प्रबलम नहीं है। प्रबलन के रूप में क्या होता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे नायलॉन का प्रयोग कपड़ों को मजबूती देने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, जो आप मोजा पहनते हैं, मोजे में जो एड़ी पे कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है वही आपका प्रबलन होता है। मतलब वो घिसावट कम करने के लिए, जैसे किसी किसी के शर्ट का जो आपके कोट होते हैं, कोट के जो जहाँ पे हाथ का घुटना होता है, हाथ का वो होता है, वहाँ पर लगता है। और जहाँ पर मतलब ज़्यादा ज़ोर लगता है, वहाँ पर कपड़ों पर देखेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा चिपकाया जाता है। जैसे मोजे का एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छा है। मोजे में आप समझ सकते हैं कि जो आपकी एड़ी होती है, एड़ी के पास देखेंगे एक अलग से कपड़ा लगाया हुआ होता है। तो वही होता है प्रबलन देने का काम। मतलब कि जब उस पे रगड़ पड़े तो वो उतना आसानी से फटे नहीं, यही इसका काम होता है। ठीक? अब ये हमने देख लिया कि जो वस्त्र बनाते हैं, रेशों से जो वस्त्र बनते हैं किस किस तरह के बनते हैं। ठीक? अब ये तो हो गई इसके पूरे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, और वस्त्र कैसे बनाते हैं वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं को। आपको पता है कि हम जब भी कोई भी रेशा पढ़ते हैं तो उसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। एक तो होता है उसकी भौतिक विशेषता और दूसरी होती है उसकी रासायनिक विशेषता। अब भौतिक विशेषता में क्या आएगा, रासायनिक विशेषता में क्या आएगा, हम उसको भी चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नायलॉन होता है, नायलॉन में जो संगठन होता है किसका-किसका होता है? तो जो नायलॉन में संगठन होता है, वो होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये जो संगठन होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें जो मजबूती होती है ना, आपने क्या देखा कि जो आपका क्या ये जो आपका नायलॉन है, नायलॉन अपनी मजबूती के लिए जाना जा रहा है। तो ये मजबूती आती कैसे है इसमें? तो जो इसमें मजबूती का जो राज है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कारण ही इसमें क्या होती है? इसमें मजबूती आती है। इसका जो संगठन होता है वो प्रोटीन के समान होता है, अर्थात इसमें जो रेशम और ऊन होते हैं उनके गुण विद्यमान होते हैं। अब प्रोटीन का संगठन, तो प्रोटीन जगत में आपने किसको किसको देखा था? ऊन को देखा था और रेशम को देखा था। तो जब इनका संगठन ऊन और रेशम के समान है, तो जो इनकी विशेषता होगी वो ऊन और रेशम के समान भी तो होगी। इनमें जो विशेषताएँ मिलेंगी वो ऊन और रेशम की भी तो मिलेंगी। तो वही आपका जो प्रोटीन के संगठन होने के कारण इसमें रेशम और ऊन की विशेषताएँ मौजूद होती हैं। अगला, इसमें चमक अत्यधिक होता है। चमक चमक की तो बात ही अलग है, आपने पहले ही देखा। इसमें क्या होता है, इसमें चमक अधिक होता है। और चमक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आपको पता होगा, कल ही अभी हमने चर्चा किया था। तो क्या होता है, तो ये आपका जो है इसमें बहुत चमक होती है और हम इस चमक को कम करते हैं, और जो चमक को कम करने की प्रक्रिया होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो आपकी डिलस्टरिंग के नाम से जानी जाती है। अगला है आपका मजबूती, अधिक टिकाऊ। आपको पता है कि जो ये आपका नायलॉन होता है, ये अपनी मजबूती के लिए, अपने टिकाऊपन के लिए, अपने हल्केपन के लिए, इन सभी के लिए जाना जाता है। बहुत ही हल्का होता है, इसका रख-रखाव बहुत आसान होता है। ठीक? अगला है नायलॉन का अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है कि जब आप
नायलॉन को अनुप्रस्थ काटेंगे तो ये काटने पर कैसा होगा, छोटे गोल चित्तीदार होते हैं। जब आप नायलॉन को अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो ये गोले गोल होते हैं, छोटे होते हैं, चित्तीदार दिखाई देते हैं। साथ में अगर आप इनको अनुदैर्ध्य काटेंगे, एक तो आपने अनुप्रस्थ देख लिया, दूसरा अगर आप इन्हें अनुदैर्ध्य काट में काटते हैं तो ये आपके पारदर्शी गोलाकार कांच के छड़ के समान दिखाई देते हैं। कैसे? कांच के छड़ के समान गोलाकार दिखाई देते हैं। ये तो रही इनके काट की बात, अगर हम इनको काटते हैं। अगला है आपका कि इसकी और विशेषताएँ क्या आ जाती हैं, तो इसमें विशेषताओं का भरमार है। नमी अवशोषक क्षमता का अप्रभाव होता है। नमी अवशोषक क्षमता, नमी नायलॉन के रेशे का निर्माण तापक्रम को नियंत्रित करके बनाया जाता है। इसलिए नायलॉन के रेशे में जल कण बहुत ही कम प्रवेश कर पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर नायलॉन के कपड़े पर आप पानी डालेंगे तो पानी सोखता नहीं है। और क्या करता है ये जिसके कारण जब पानी इसमें प्रवेश नहीं करता है, तो इसके कारण धुले हुए जो वस्त्र होते हैं, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। भाई जब उसने पानी को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं किया है, तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, उसको बहुत कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन इसके कारण इसको पहनने में बड़ी असुविधा होती है। मतलब ये आपका जब पानी नहीं सोखेगा, तो पसीना कैसे सोखेगा? नायलॉन सुगमता से धुलता है, गीली दशा में ये कमज़ोर नहीं होता है, पानी ये सोखेगा नहीं तो कमज़ोर कैसे होगा? नायलॉन क्या होता है, ये कीड़े, फफूंदी और कीटाणु व जीवाणु के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। मतलब क्या होता है कि इनमें फफूंदे, कीड़े ये सब नहीं लगते हैं। अगला है आपका प्रत्यास्थता बहुत अधिक होता है। आपने देखा कि आप क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, खींचने के बाद जब छोड़ देते हैं तो ये वापस अपने उसी स्थिति में आ जाता है। मतलब इसमें प्रत्यास्थता का बहुत अधिक होता है, अभाव नहीं होता है। प्रत्यास्थता इसमें भरपूर पाई जाती है। अगला है इसका खिंचाव व दबाव सहने की क्षमता अधिक होती है। आपने देखा, आपने इसे खींचा, आपने इसको छोड़ा, मतलब आप इसके साथ कोई भी दुर्दशा कर डालिए लेकिन इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। खींचेंगे, पहनेंगे, निकालेंगे, रखेंगे, ये वापस वैसे ही हो जाता है। अगला है ताप का कुचालक। ये जो आपका नायलॉन होता है, ये ताप का क्या होता है? तो ये ताप का कुचालक होता है। ठीक? नायलॉन सूर्य के प्रकाश का प्रतिरोधक नहीं, इसलिए इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम पर्दे-वर्दे बनाने में नहीं करते हैं, ठीक? ये क्या होता है, ताप का कुचालक होता है, बस आपको यही इतना ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका सिकुड़न नहीं पड़ती है। इस पे सिकुड़न नहीं पड़ती है। जो आपका नायलॉन का वस्त्र होता है, ये सिकुड़न नहीं आता है इस पे, ये सिकुड़ता नहीं है। अगला है कीड़े फफूंदी, इन सब का क्या होता है, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इस पे हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है आपका ताप का प्रभाव, इस पर क्या पड़ता है, मतलब कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो आपके 680 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और कुछ रेशे 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघल जाते हैं। कितने-कितने ताप पर? तो कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो आपके 680 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, लेकिन कुछ रेशे आपके 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलते हैं, ठीक? अब अगला पॉइंट आपका क्या आता है? अब ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? ये हमारी जो बात हुई अभी तक, वो हुई जो नायलॉन की भौतिक विशेषताएँ हैं। भौतिक विशेषताओं में हमने क्या देखा? उसके रंग के बारे में, रूप के बारे में, उसके ताप के प्रभाव के बारे में। हमने साथ ही साथ उसकी जो नमी होती है उसके बारे में, सिलवट
इसमें सिलवट नहीं पड़ता है। आपको पता ही है कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर लिया है। मतलब इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर यही होता है कि इसमें ये अप्रभावित होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसमें सिकुड़न नहीं आता है, जैसे इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है, इसकी जो साफ-सफाई होती है, जो आपका नायलॉन होता है, इसकी साफ-सफाई, धुलाई बहुत आसान होती है। सभी प्रकार के नायलॉन वस्त्रों की सतह कैसी होती है? तो आपको पता है चिकनी होती है। जब चिकनी है जैसे जो चीज़ चिकनी है उस पे धूल मिट्टी के कण कम जमते हैं और जिसमें आपके थोड़ी-थोड़ी जगह होती है वहीं पर जाके धूल बैठ जाते हैं। जैसे जैसे मानते हैं ये आपके घर पर ग्रिल लगी है, तो यहाँ पर ज़्यादा धूल जमेगी, ये थोड़ी मोटी-मोटी कर लेते हैं या फिर जो इस तरह की ग्रिल है, ये कुछ इस तरह की है, डिज़ाइन बनी है, छोटी-छोटी डिज़ाइन बनी है, तो धूल इसमें जमेगी। ये आपकी चिकनी सतह है, इस पे धूल नहीं जमेगी, जो जमेगी हम झाड़ देंगे वो गिर जाएगी। लेकिन जो इस तरह के बना होगा, ग्रिल बना होगा, उस पे धूल-मिट्टी ज़्यादा जम जाएँगे और इसकी साफ-सफाई करना भी उतना ही कठिन हो जाएगा। अब इनको हम हल्के गुनगुने पानी या फिर साबुन से आसानी से इनको साफ कर सकते हैं। इस पर जो दाग लगे होते हैं वो भी बहुत आसानी से छूट जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके जो कॉटन का कपड़ा है उसमें दाग ज़्यादा लगता है या फिर जो आपके पास नायलॉन का कपड़ा होगा उसमें दाग लगता है। तो आपने देखा होगा कि दाग ज़्यादा जो आपके कॉटन पर लगता है वो छूटता भी नहीं है। लेकिन जो नायलॉन का दाग होता है वो आसानी से छूट जाता है। ठीक? अब आगे जो हमारी बात होगी वो होगी किस पर? रासायनिक विशेषता पर। रासायनिक विशेषता क्या है? हमने देख लिया इसके बारे में। हमने जो इसकी रासायनिक संगठन देख लिया, जो नायलॉन के रेशे हैं, इनके निर्माण में आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनका प्रयोग कर रहे हैं। किसमें? नायलॉन में। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है जो अम्ल और क्षार की बात होगी। हम रासायनिक विशेषता में क्या पढ़ते हैं? हम रासायनिक विशेषता में रंग पढ़ते हैं, ब्लीच पढ़ते हैं, अम्ल और क्षार पढ़ते हैं, पसीने को पढ़ते हैं। यही ज़्यादातर हम बातें रासायनिक में करते हैं। तो अधिकांश अम्ल या क्षार रसायन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप तेज अम्ल जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इन सब का प्रयोग करेंगे तो जो वस्त्र होंगे वो क्या हो जाएँगे? वो आपके नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इन पे हल्का ब्लीच कर मतलब हल्के क्षार का या अम्ल का प्रयोग करेंगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन पे तेज अम्ल या क्षार का प्रयोग करेंगे तो ये रेशे नष्ट हो जाएँगे। जो औद्योगिक नगरों में, कारखानों में जो निकले हुए धुएँ में जो गंधक होता है, जो कि उनकी नमी वाले मौसम में वायुमंडल की नमी से मिलकर गंधक को तेज़ाब बना देते हैं। इससे नायलॉन के वस्त्रों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। हमने पहले ही देखा कि अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे वस्त्र क्या हो जाएँगे? हमारे वस्त्र नष्ट हो जाएँगे। तेज विरंजन से भी नायलॉन के रेशे जो होते हैं वो टूट जाते हैं क्योंकि इसमें नमक मिला होता है। यदि आवश्यकता हो तो हल्का सा विरंजक इनको करना चाहिए, अदरवाइज इनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख ही लिया कि जो हमारे नायलॉन हैं इनको ना हमें ब्लीच करने की आवश्यकता है, ना हमें इन्हें प्रेस करने की आवश्यकता है, ना ही ये जल सोखते हैं, इनको सुखाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये काफ़ी विशेषताएँ होती हैं इसकी। अब बात कर लेते हैं इसके रंग की। तो इस पर जो रंग है वो चढ़ता तो है, आसानी से चढ़ता है, लेकिन ये पक्का नहीं हो पाता है। नायलॉन के वस्त्र के रूप में या फिर धागे की अवस्था में रंगा जाता है। आपको पता है कि हम एक तो इन्हें रेशे के रूप में रंग सकते हैं, वस्त्र के जो मतलब कपड़े होते हैं वैसे रंग सकते हैं, इनको हम रेशे की अवस्था में रंग सकते हैं। तो जो इनको हम रंगते हैं, ये रंगाते तो हैं लेकिन ये पक्के नहीं होते हैं। रंग को आसानी से ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ये रंग धोने पर या फिर जब आप इन पर धूप पड़ता है तो ये रंग क्या
होते हैं, उड़ जाते हैं, मतलब कि पक्के नहीं होते हैं। अगला पॉइंट ब्लीच पर। इस पे हल्का ब्लीच का प्रयोग अच्छा होता है। मतलब ब्लीच के अत्यधिक हल्के घोल में अगर नायलॉन को ब्लीच किया जाए तो इस पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हल्के ब्लीच में आपने हर बार सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम घरेलू ब्लीच भी कहते हैं। अगर आप H2O2, इसका सूत्र भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है H2O2। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसको ब्लीच करते हैं तो ये खराब नहीं होगा, अच्छा होता है। पसीने का प्रभाव, तो इस पर पसीने का प्रभाव क्या पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं, ये पसीने को नहीं सोखते हैं। अब ये पसीने को नहीं सोखते हैं, तो इनका प्रभाव क्या होगा? इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेशे जो हैं वो निर्बल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये जो है पसीने वाले स्थान पर कुछ हल्के और पीले भले ही हो जाते हैं, लेकिन इन पर कोई वैसे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कपास जो होता है वो भी खराब हो जाता है, लिनन जो होता है वो भी खराब हो जाता है। तो जो आपके जिन पर अम्ल क्षार का प्रभाव पड़ता है, तो उनके जो है वस्त्र भी खराब होते हैं, पसीने का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी का पसीना अम्लीय होता है तो किसी का ज़्यादा अम्लीय होता है। अम्लीय, क्षारीय कोई भी हो सकता है। तो ये जो है आपका पसीने से प्रभावित नहीं होता है। इस पर ना अम्ल का प्रभाव पड़ता है, ना क्षार का, लेकिन वो हल्का। अगर आप इस पर तीव्र, गाढ़े, तेज मतलब क्षार या अम्ल का प्रयोग करेंगे तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक? ये थी हमारी पूरी चर्चा किस पर? ये थी हमारी पूरी चर्चा नायलॉन पर। हमने किस पर चर्चा किया? तो हमने नायलॉन पर चर्चा किया। आपको साथ ही साथ बताया कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा नायलॉन। कल हमने डिस्कस किया था रेयॉन के बारे में। आज हमने डिस्कस किया नायलॉन के बारे में। अभी हमारे कुछ रेशे बच रहे हैं। जैसे जैसे हमने बात किया था खनिज रेशे के बारे में। अभी हमारा खनिज रेशा बच रहा है। साथ ही साथ आपको कुछ और रेशों के बारे में बताना है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी रेशों के बारे में। उसके बाद आपका वही स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, ये सारी आपकी क्लासेस होंगी। तो कल हमें अभी रेशों के बारे में और पढ़ना है। आपसे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे रेशे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। ज़रूरत होगी तो आप नोट ज़रूर बनाइएगा, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक मत कीजिएगा लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक? चलिए बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और ये आपसे ये जो पहला पेज आपको दिया गया है ना, चाहे वो जादुई रेशा के नाम हो, चाहे वो सुगम जीवन रेशा नाम हो, या फिर 20वीं शताब्दी का चमत्कार बोला जाए, ये सभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो आज जो हमने चर्चा किया वो ताप सुनम्य रेशा नायलॉन के बारे में चर्चा किया। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।